नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है। मैं हूं पीसी वर्मा और हम आज देख रहे हैं संविधान, शासन व्यवस्था और सामाजिक सरोकार। तो बच्चों, हमने पहले देखा कि किस प्रकार से लोकसभा और राज्यसभा होता है और राष्ट्रपति का चुनाव कैसे किया जाता है और राष्ट्रपति के क्या दायित्व होते हैं। आज हम देखेंगे कि किस प्रकार से उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद का गठन किया जाता है और किस प्रकार से उनकी जिम्मेदारियां होती हैं, किस प्रकार से वो अपने काम को करते हैं। बच्चों, हमने पहले देखा है कि राष्ट्रपति का जो चयन किया गया था वो सदन से किया गया था, अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली के द्वारा किया गया था। जिन महान जो लोग हैं जिनको हमने अपने क्षेत्रों से चयन करके भेजा है अपना प्रतिनिधि बनाकर, अर्थात अपने तरह, एक तरह से आप समझ सकते हैं कि जो आपका प्रतिनिधित्व करते हैं, आपके विचारों का जो प्रतिनिधित्व करते हैं, उन्हें आपने लोकसभा और राज्यसभा में भेजा है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पे। राज्यसभा में जैसे अप्रत्यक्ष जाते हैं, लोकसभा में प्रत्यक्ष तौर पे चुनाव होकर जाते हैं। तो ये लोग जो है राष्ट्रपति का चयन करते हैं और देश को आगे बढ़ाने के लिए अपनी व्यवस्था करते हैं। इसी प्रकार से उपराष्ट्रपति का भी चयन किया जाता है। जो उपराष्ट्रपति होते हैं उनको जो चयन किया जाता है वो भी अप्रत्यक्ष प्रणाली से होता है और उपराष्ट्रपति के लिए जो उम्र की सीमा होती है वो न्यूनतम 35 वर्ष होनी चाहिए। इसी प्रकार से उन्हें राज्यसभा का सदस्य होने की पात्रता होनी चाहिए, तो उन्हें उपराष्ट्रपति के लिए चुना जाता है। जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो जो राज्यसभा होता है उसका प्रतिनिधित्व करते हैं। साथ ही साथ उनको शपथ राष्ट्रपति द्वारा दिलाई जाती है और इसके अलावा जो राज्यसभा है, यहाँ पे जो उपराष्ट्रपति, इनका भी कार्यकाल जो है वो 5 साल का होता है। चाहे सरकार बदल जाए लेकिन उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल होता है, जब तक कि राज्यसभा में उनको महाभियोग न लगाया जाए और महाभियोग के द्वारा उनको हटाया ना जाए। तो इस प्रकार से जो व्यवस्था होती है वो उपराष्ट्रपति के लिए होती है। इसके अलावा प्रधानमंत्री, हम देखते हैं प्रधानमंत्री के पद का किस प्रकार का दायित्व होता है। जो प्रधानमंत्री हैं, यहाँ आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री का पद जो होता है उसके लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए 25 वर्ष। न्यूनतम आयु सीमा 25 वर्ष है। इसके अलावा उन्हें जो दल बहुमत होता है, अर्थात मान लीजिए जो सदन है, लोकसभा जो, उनकी पार्टी को या जिन पार्टियों के साथ वो हैं उनको मिलाकर बहुमत होना चाहिए। मान लीजिए कहीं कोई सदन जैसे है जहां पर 543 सांसद हैं, तो यहां बहुमत कैसे होगा? आधे से ज्यादा, अर्थात 272 से ज्यादा सांसदों का यदि समर्थन प्राप्त है। हमने पहले देखा था कि 550 हो सकता है अधिकतम जो है वो, लेकिन कई बार कई परिस्थितियों के कारण कुछ सीट खाली रह जाते हैं, तो उसके कारण अभी जैसे हम देख रहे हैं, मान लीजिए 543 लोग हैं लोकसभा में, तो वहाँ पे उनको जो व्यक्ति हैं जिनको प्रधानमंत्री के लिए चयन किया जा रहा है उनको बहुमत होना चाहिए, अर्थात आधे से अधिक सीट उनके पास होनी चाहिए, समर्थन होना चाहिए। एक ही पार्टी आवश्यक नहीं है, चाहे तो 2 3 4 पार्टियां मिलकर किसी व्यक्ति को चुन सकती है और अपना बहुमत साबित करके वो प्रधानमंत्री बना सकते हैं अपना। और प्रधानमंत्री जो होता है उसे लोकसभा में सबसे पहले तो बहुमत अपना सिद्ध करना होगा। शपथ उनको राष्ट्रपति के द्वारा दिलवाया जाता है। जो प्रधानमंत्री बनते हैं उनको शपथ राष्ट्रपति दिलवाते हैं और ये जो कार्यकाल है ये 5 साल का होता है एक तरह से, लेकिन ये कभी कभी कम भी होता है यदि बहुमत नहीं है, अर्थात मान लीजिए टोटल 272 है, तो ये है पार्टी 1 का सीट, ये है पार्टी 2 का सीट। तो दो पार्टियों ने मिलकर मान लीजिए बनाया हुआ है 272, पार्टी 1 और पार्टी 2 के द्वारा आए हैं। तो ये मान लीजिए ये बना है
साल 2000 में। अब ये आपस में सहमति है तो ये सदन चल रहा है। अब मान लीजिए इनमें आपस में कुछ डिस्प्यूट आ जाता है इन दोनों दलों में, और ये वाले दल बोलते हैं कि भाई हम पार्टी में नहीं रहना चाहें, सरकार में नहीं रहना चाहते, हम अपने सीट हटा ले रहे हैं। तो अब यहाँ पे बहुमत कम हो जाएगा। मान लीजिए 2001 में ये प्रकरण हुआ, तो अब यहाँ पे इस पार्टी के पास सिर्फ 200 सीट है, 272 तो है नहीं। तो अब ये सिर्फ मान लीजिए 1 साल ही हुआ है, तो भी अब या तो दो दूसरे दल बचे हुए हैं उनसे कहा जाएगा कि आप देखिए, या वो आपस में जुड़कर 272 सीट लाने का प्रयास करेंगे, और अगर ऐसा नहीं हो पाता तो फिर चुनाव हो जाएगा। और यदि ये ऐसा नहीं होता और ये साथ में ही रहते हैं, तो अगर 2000 में सरकार बनी है तो ये 2005 तक ऐसे ही चलेगी। और यदि मान लीजिए ये पार्टी वन जो है इसी के ही 300 लोग हैं, 272 से तो बहुत ऊपर है, तो अगर 300 इसी के ही हैं तो ये सरकार 2000 से 2005 तक चलनी चाहिए। ये जो 300 लोग हैं ये मिलकर इसमें से एक व्यक्ति को अपना प्रतिनिधि मानेंगे या किसी दूसरे व्यक्ति को अपना प्रतिनिधि मान सकते हैं, जिसको फिर लोकसभा में चुनाव लड़के आना पड़ेगा। यदि वो व्यक्ति लोकसभा के लिए चयन नहीं हुआ, उनका अर्थात वो सांसद नहीं है, उन्हें सांसद बनना पड़ेगा इस चयन के बाद, और फिर वो प्रधानमंत्री का पद ग्रहण करेंगे। और ये जो है प्रधानमंत्री के पद के लिए है, तो यदि बहुमत नहीं है यहाँ पे, मान लीजिए कि जो हमने पहले केस देखा जैसे ये 200 और 72 वाला, तो यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे इन्होंने हटा दिया और राष्ट्रपति को लगता है कि अब तो इनका बहुमत नहीं है, उनको ये बातें पुख्ता तौर पे पता चली, तो वो इनको हटा सकते हैं और दूसरे लोगों को अवसर दे सकते हैं कि वो आकर अपना बहुमत साबित करें, अपना प्रधानमंत्री बनाएं और अपना मंत्री परिषद बनाएं। तो ये है प्रधानमंत्री का चयन का पूरा प्रक्रिया। और इसमें हम देखते हैं कि जो ये प्रधानमंत्री का पद है बहुत महत्वपूर्ण होता है। जो बहुमत के जो लोग होते हैं वो अपने तरफ से प्रधानमंत्री का चयन करते हैं, और फिर जो प्रधानमंत्री हैं वो चयन करते हैं मंत्री परिषद। हाँ, चूंकि देश का काम काज चलाना बहुत ही बड़ा काम हो जाता है, तो इसके कारण प्रधानमंत्री को अपने साथ बहुत सारे मंत्रियों की आवश्यकता होती है। तो प्रधानमंत्री की ओर से मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है। अलग अलग जो लोग हैं उनको अलग अलग विभाग की जिम्मेदारी दी जाती है, जो अपने अपने विभाग को देखें और अपने क्रियाकलाप को करें। तो ये जो है, जो प्रधानमंत्री होता है और साथ ही साथ जो उनके दल के लोग होते हैं और जो मुख्य लोग होते हैं, वो मिलकर चयन करते हैं ऐसे लोगों का जो कि अलग अलग विभागों में मंत्रियों की जिम्मेदारी निभाएंगे, और इस प्रकार से पूरा एक पैनल तैयार होता है, मंत्री परिषद बनता है। और उस मंत्री परिषद का शपथ दिलवाया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। एक तरह से चयन तो प्रधानमंत्री करते हैं, राष्ट्रपति उनको शपथ दिलाते हैं और उनको नियुक्त करते हैं उनके कार्यकाल पे। जो मंत्री परिषद होता है वो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और संसद के बीच सारे क्रियाकलाप को करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। विभिन्न प्रकार के जो विभाग होते हैं उनकी कार्यप्रणाली अलग अलग मंत्री देखते हैं, अलग अलग तरह के वे प्रस्ताव लाते हैं, साथ ही साथ योजनाएं बनाते हैं डिपार्टमेंट्स के लिए। और जो मंत्री परिषद होता है बहुत हद तक पूरे कार्यकलाप को करने के लिए प्रधानमंत्री के साथ सहयोग करते हुए बहुत बड़ी जिम्मेदारी निभाता है। सारे क्रियाकलाप जो होते हैं, जो मंत्री परिषद के जो सहयोगी दल हैं उनको भी, जैसे मान लीजिए 3 दलों ने मिलकर कोई बहुमत पाया हुआ है, तीन पार्टियां हैं यहाँ पे और इनके कुल मिलाकर 300 सांसद हैं सबको मिला के। तो प्रधानमंत्री जिसको भी चाहे जो भी मंत्री पद दे सकते हैं, किसी भी विभाग की जिम्मेदारी उनको दे सकते हैं, और फिर वो अपना क्रियाकलाप करेंगे, अपनी योजनाएं बनाएंगे, अपने कार्यक्रम करेंगे। और ये अलग अलग दलों के भी हो सकते हैं, जो मंत्री परिषद के लोग हैं अलग अलग दलों के हो सकते हैं। और साथ ही साथ अगर निर्दलीय व्यक्ति भी सरकार के गठन में अपना सहयोग दे रहे हैं तो प्रधानमंत्री चाहे तो निर्दलीय व्यक्ति को भी मंत्री बना सकते हैं और मंत्रिमंडल के सदस्य के रूप में उनको रखा जा सकता है। तो ये जो मंत्री परिषद, मंत्रिमंडल जो होता है इस प्रकार से गठन होता है। तो ये सारे क्रियाकलाप को करते हैं, बजट को लाना, योजनाओं को बनाना, अलग अलग तरीके की चीज़ें जो होती हैं
वो सभी इनके द्वारा किया जाता है। और इनके अंतर्गत बहुत सारे लोग होते हैं जो जिस डिपार्टमेंट के मंत्री होते हैं, तो उस डिपार्टमेंट के लोग जो होते हैं, अर्थात वहाँ पे जो कार्य करने वाले लोग होते हैं, जो कर्मचारी होते हैं, वो भी अपने अपने विभागों से जुड़े होते हैं और एक तरह से मंत्री के लिए उत्तरदायी होते हैं और अलग अलग कार्यों के संचालन में मुख्य भूमिका निभाते हैं। तो ये है मंत्रिपरिषद। और प्रधानमंत्री के जो अधिकार होते हैं वो हम देखते हैं कि क्या होते हैं और कार्य क्या होते हैं। तो मुख्य तौर पे प्रधानमंत्री का कार्य है मंत्रिपरिषद का गठन। अर्थात मंत्रियों को वो नियुक्त करते हैं। इसके अलावा बैठक कराना, बैठक करवा कर अलग अलग तरह के निर्णय लेना, जो मंत्रिपरिषद है उसकी बैठक, सदन की बैठक के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और उसके अलावा जो एक बहुत बड़ा उपक्रम होता है हमारा योजना आयोग जो है, नीति आयोग है, जिम्मेदारी लेना, उसके कामकाज का संचालन करना, साथ ही साथ समन्वय जो होता है सबसे बड़ा काम होता है। समन्वय विभिन्न लोगों के बीच, विभिन्न प्रकार के क्रियाकलापों के बीच ये करने का काम, साथ ही साथ विदेशों के साथ भी बहुत सारी चीज़ें, प्रधानमंत्री की बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं। तो समन्वय का काम मुख्य तौर पे होता है विभिन्न प्रकार के लोगों के बीच आपस में समन्वय करना और सारे क्रियाकलाप को सुचारू रूप से चलाना प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी होती है। जब मंत्रिपरिषद का गठन हो जाता है, अर्थात पहले तो हमने देखा कि पहले सांसदों का चयन हुआ, अब इन्होंने प्रधानमंत्री ये बहुमत के मतलब जो सांसद का चयन हुआ पूरे देश में लगभग 550 जो हमने देखे और उससे कम होते हैं, तो सांसदों का चयन हुआ, सांसद बहुमत के आधार पर प्रधानमंत्री बनाएंगे, प्रधानमंत्री बनने के बाद वो मंत्रिपरिषद बनाएंगे। अब ये जो मंत्रिपरिषद है ये अपना कार्य करेगा, प्रधानमंत्री अपना कार्य करेंगे और जब तक बहुमत है तो उस ये पूरा सिस्टम चलेगा 5 साल तक। यदि अगर कोई स्थिति बिगड़ जाती है तब प्रधानमंत्री का, जैसे मान लीजिए कोई प्रधानमंत्री हैं, अगर 5 साल से पहले बहुमत खत्म हो गया तो उन्हें प्रधानमंत्री पद से हटाया जाएगा। जब ये प्रधानमंत्री पद से हटेंगे तो मंत्रिपरिषद भी हट जाता है, क्योंकि इसकी नियुक्ति प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है। तो इस प्रकार की स्थिति में फिर जो मंत्रिपरिषद है वो भी हट जाएगा और जब तक क्रियाकलाप चलेगा तो प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, राष्ट्रपति, संसद ये सब मिलकर पूरा क्रियाकलाप चलाएंगे। यदि बीच में कुछ होता है तो इस समय पे जैसा हमने देखा कि मान लीजिए कोई प्रधानमंत्री है, 1 साल के बाद बहुमत उनका खत्म हो जाता है तो प्रधानमंत्री का पद नहीं रहेगा, मंत्रिपरिषद नहीं रहेगा, लेकिन राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का पद उस समय पे रहेगा। ये चीज क्लियर रखिएगा कि क्योंकि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल होता है और महाभियोग या कि अन्य प्रकार की स्थिति न आने पर राष्ट्रपति का पद पूरे 5 साल चलता है, चाहे कोई भी दल हो, कोई भी सरकार बदल जाए, लेकिन राष्ट्रपति का पद जो है, राष्ट्रपति का पद जो है वो रहेगा। इसी प्रकार से राष्ट्रपति जो है वो राज्यपालों की नियुक्ति करते हैं। और ये नियुक्ति होता है प्रधानमंत्री की सलाह से। जो अलग अलग राज्यों में राज्यपाल होते हैं वो इस प्रकार से बनते हैं। मंत्रिपरिषद है वो भी गठित प्रधानमंत्री की ओर से होता है और उसका अनुमोदन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तो पूरी तरीके से हम देख सकते हैं कि सारे कार्यकलाप सबके आपस में मिलकर होते हैं। और इसके अलावा बच्चों तो प्रधानमंत्री और अन्य प्रकार की जो आज के इतना ही बच्चों, हम आपसे फिर चर्चा करेंगे अपने अगली वीडियो में न्याय के संबंध में, न्यायपालिका के संबंध में। तो आज के लिए इतना ही। संविधान, शासन व्यवस्था और सामाजिक सरोकार है बच्चों। मैं पीसी वर्मा आपसे विदा लेता हूँ। आपसे अनुरोध है कि हमारे वीडियो को अवश्य लाइक करिए, साथ ही साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए
हम आपके लिए अलग अलग तरह की वीडियो लेकर आते हैं जो आपसे जुड़ी है, आपके काम की है। तो ज़रूर हमारे साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे दिया गया है, जिससे आप हमसे जुड़ जाएंगे और हम आपको इसी प्रकार आपके काम के उपयोगी चीज़ें, उपयोगी वीडियो लेकर आएंगे। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, मैं पीस वर्मा आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।